सभी को नमस्कार। राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल दा विश्व प्रेम न्यूज। आज हमारे साथ राजकुमार सैनी जी है और राजकुमार सैनी हरियाणा के वो नेता हैं जो बात कोई नेता नहीं कह सकता, वो बात बेबाकी से राजकुमार सैनी जी कह देते हैं। आज जिस तरीके से ज्योतिबा फुले की मूवी है या फिर जातिगत जनगणना के ऊपर केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है, इसके अलावा पहलगाम में जिस तरीके से एक हादसा हुआ है, उस हादसे से पूरा देश सदमे में है। तो इन्हीं विषयों को लेकर के सैनी साहब हमारे साथ है। तो सैनी साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। सभी दर्शकों को प्रणाम, विश्व न्यूज के भाइयों को। तो सैनी साहब, सबसे पहले आपको मैं बधाई दूंगा क्योंकि आप एक बड़ा मुद्दा सालों से लेकर के चल रहे थे, ओबीसी का भला हो और ओबीसी किसी भी तरीके से हो, उनका आर्थिक रूप से राजनीतिक तौर पर वो मजबूत हो। कहीं ना कहीं पिछले दिनों चाहे बीजेपी ने जो फैसले लिए या फिर अब जातिगत जनगणना को लेकर के फैसला लिया गया, तो देखो, हम तो एक पत्रकारिता के तौर पर इन चीजों को देखते हैं। आप एक राजनेता है, बेहतर तरीके से समझा पाएंगे क्योंकि ओबीसी के ऊपर आप लगातार काम कर रहे हैं, उनकी आवाज बुलंद कर रही हैं। हाल फिलहाल जो जातिगत जनगणना का मुद्दा पिछले दिनों कांग्रेस उठा रही थी, अभी एकदम से बिहार चुनाव को कुछ समय बाकी है, उससे पहले जातिगत जनगणना का समझ में नहीं आया। यानी कि जो सरकार विरोध कर रही थी वो एकदम से कह देती है कि जातिगत जनगणना होगी। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं सभी भाइयों को प्रणाम करते हुए विनती करना चाहूंगा, जो सेंसस था 2011 के बाद 21 में होना था और हम लगभग 2015 से, जब 2014 में हम सांसद बने थे और उसके पश्चात प्रदेश के अंदर जाट आरक्षण को लेकर के उत्पात हुआ, उस संदर्भ में मैंने ये बात कही थी कि भाई, हम ना तो ये कहते हैं कि जाट को रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए और ब्राह्मण को या बनिए को नहीं मिलनी चाहिए। हमने कहा था कि 100% जातिगत जनगणना होने के पश्चात 100% आरक्षण होना चाहिए। हर जाति को उसका हिस्सा मिलना ही चाहिए। और इस बात को लेकर के जब मैंने 104 पार्टियों का समर्थन कांग्रेस को दिलवाया, तो उस दिन 100% आरक्षण मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने मेरे से पूछा कि 100% आरक्षण का क्या मतलब है। मैं कहा, जनाब, जो हम 100% आरक्षण की बात कह रहे हैं वो जातिगत जनगणना करके हर जाति को उसकी संख्यानुपात में उसका शासन प्रशासन और जुडिशरी में उसकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करना ही सरकार का धर्म है, क्योंकि संविधान के अंदर यही लिखा हुआ है, सबके वोट बराबर हैं, सबके अधिकार बराबर हैं, जाति धर्म लिंग भेद से जन्म स्थान से कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। लेकिन इस देश में हजारों सालों से मनोवादी संस्कृति को लोगों निचले तबके के ऊपर थोप करके उनको शूद्र बना करके जब वोट लेने तो हिंदू और जब अधिकार देने तो शूद्र, फिर ये नीच है, हीन है, दीन है। और इस प्रकार की व्यवस्था इस प्रदेश में हजारों सालों से चली। लेकिन महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों से ओतप्रोत। सैनी साहब, मैं बीच में आपसे, इस जो आप दिखा रहे हैं ये कब की छपी हुई है? ये 2015 में मैंने 5 मुद्दों के साथ छापी थी। 2015 में मैं इसलिए जाट आरक्षण के साथ मैंने इसलिए ये बात पूछी है क्योंकि अभी जातिगत जनगणना को लेकर के हर कोई क्रेडिट लेने की फिराक में है। ये 2015 में मैंने लगभग 3 लाख कॉपी छपवा करके पूरे प्रदेश के कोने कोने तक लोगों तक ये पहुंचाई थी। 5 मुद्दों पर मैंने बात की थी। पहला मुद्दा 100% आरक्षण, जातिगत जनसंख्या अनुपात में जातिगत जनगणना करके बाद। दूसरा, एक परिवार एक रोजगार। तीसरी बात कही थी मनरेगा को किसानों के साथ जोड़ना। और चौथी बात कही थी हम दो हमारे दो। और 5वीं बात कही थी कि इस देश के अंदर जो अंधविश्वास और पाखंडा, इसे खत्म करके संविधान को पूर्ण रूप से लागू करना।
तो सनी साहब, जिस तरीके से जातिगत जनगणना की बात प्रदेश और प्रदेश में हो रही है, इसका लाभ किस प्रकार से ओबीसी को मिलेगा? देखिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बहुत विस्तृत तौर पर तो ना बता सकूंगा, क्योंकि अभी फिर बहुत समय लग जाएगा। अगर मैं लेकिन मैं इन शॉर्ट आपको बताना चाहूंगा कि जातिगत जनगणना इस देश का मूल प्रारूप है। हर 10 साल के बाद सेंसस होता है और 2021 में सेंसस होना था और 2011 में भी जातिगत जनगणना के अंदर जातिगत जनगणना का कॉलम था, लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं किया गया। और उसके पश्चात उस मुद्दे को जो हम उठा करके पूरे प्रदेश के अंदर भ्रमण कर रहे थे, तो उसी मुद्दे को मल्लिकार्जुन खड़गे की दरबार में जब हमने इस मुद्दे को उठाया, तो उन्होंने भी जातिगत जनगणना को, कांग्रेस ने भी प्रायोरिटी देते हुए इस मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में लिया। तो डिस्क्लोज क्यों नहीं किया गया उस वक्त 2000? लेकिन ये जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो आज कह सकते हैं, जो आज मौजूदा सरकार चला रहे हैं, इसमें इनका सारा एजेंडा नागपुर से चलता है। वो नहीं चाहते कि किसी प्रकार से। 11 में तो कांग्रेस की सरकार थी। 2015 की हम बात कर रहे हैं। 11 में जातिगत जनगणना हुई थी। 2000 जातिगत जनगणना कांग्रेस की सरकार में हुई थी। 2014 में उन्होंने भी डिस्क्लोज नहीं किया था। मैं यही तो बात उठा रहा हूं। कांग्रेस ने भी इसको डिस्क्लोज नहीं किया था 2011 के सेंसस में, और 2021 वाली तो हुई नहीं अभी। 2021 का जो सेंसस था उसमें 3 साल विलंब हो गया इसी जातिगत जनगणना को लेके। इससे ओबीसी को नुकसान क्या कुछ हुआ है? ओबीसी का तो पूरा अभी 60% ओबीसी इस देश के अंदर आंकलन आ रहा है, क्योंकि बिहार के अंदर जातिगत जनगणना नीतीश कुमार जी ने कराई और वहां 60% लोगों का सेंसस में जो संख्या निकली वो इतनी आई। और हिस्सेदारी हमारी पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर शासन और प्रशासन में स्टेट वाइज तो थोड़ा भिन्न है, लेकिन केंद्र सरकार की सभी संस्थाओं में अभी बैकवर्ड 10% है। चाहे वो हमारा शिक्षा का विभाग है, यूनिवर्सिटियां हैं, या मतलब जो है ना कॉलेजेज हैं, या हमारी जुडिशरी है, या हमारे बाहर विदेशों में राजदूत जाते हैं, या हमारे एमपी एमएलए हैं। अभी तक हम सिर्फ 60% लोग अपने हिस्से के 60 पैसे के बदले में 10 पैसे 12 पैसे में है। ये मेरे पास आंकड़न है। मैं आपके सामने ये बताना भी चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास सभी कागज मौजूद हैं। ये बैकवर्ड क्लासेज की हिस्सेदारी जो अभी मेरे पास यहाँ जो आंकलन आया, ये अभी तक 11.23%, यानी 11.23% अभी हिस्सेदारी है बैकवर्ड समाज की। और इस बात को उठाते उठाते जब हम कांग्रेस को सपोर्ट किया, तो कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में लिया, लेकिन बीजेपी निकारती रही। बीजेपी ने इस बात को बहुत अलग अलग ढंग से पेश करने का प्रयास किया कि इससे तो जातिगत भेदभाव बढ़ेगा, इसमें देश में जाति व्यवस्था खराब होगी, जातिगत भेदभाव बढ़ेंगे। ये सारे बहाने हैं किसी समाज को उसका हिस्सा देने के, ना देने के। तो साहब अभी बहाने हैं, लेकिन अभी केंद्र सरकार ने मंजूरी तो दे दी है कि इस पे जनगणना। देखिए, अभी मैं इतना कहना चाहूंगा कि बहुत कुछ कह रखा बीजेपी ने। 2 करोड़ नौकरियों के बारे में भी कह रखा था, इनका जुमला साबित होगा, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, 2 करोड़ नौकरियों के साथ साथ जो इनका जो महंगाई का, पेट्रोल का, गैस का दाम सस्ता करने का, 35 रुपए पेट्रोल देने का भी था वादा। तो ओबीसी को बहुत सारे वादे हैं, इनको लॉलीपॉप दिए जाते हैं बैकवर्ड दलित समाज के। ओबीसी के साथ एक बड़ा धोखा हो सकता है, लेकिन अगर वास्तविक तौर पर प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है प्रधानमंत्री जी, अब तो आपने हमारा मुख्यमंत्री भी बैकवर्ड का बनाया, स्टेट वाइज और सेंटर वाइज। कृपया, अगर आपके होते हुए जब आप अपने आप को बैकवर्ड साबित कर रहे हैं, तो फिर ये पूरी जुडिशरी के अंदर 600 जजों में बैकवर्ड के आप एक श्वेत पत्र तो जारी करते हैं। कितने बैकवर्ड के जज हैं पूरे देश के? 25 हाई कोर्ट और 1 सुप्रीम कोर्ट में। कम से कम 1% तो कर देते,
वो भी 1% नहीं है कि 50-60 हो, 1-2 को छोड़ करके कोई हमारा जज ही नहीं है जहां आखिरी फैसले होते हैं। देश की 50 से ज्यादा यूनिवर्सिटियां हैं, उसमें हमारी हिस्सेदारी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर में 1 अप्रैल 2018 तक 0। अरे हद हो चुकी है इस देश में। लेकिन कहीं ये जुमला भी जुमला ही ना साबित हो। मैं सभी भाइयों से विनती करना चाहूंगा कि अभी बिहार का इलेक्शन सामने है, आप भावावेश में बह जाते बहुत जल्दी हैं, लेकिन अगर सेंसस जारी करना ही है तो पहले उसको स्टार्ट करके जातिगत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे प्रधानमंत्री जी, और उसमें ये डिस्क्लोज करे कि भाई चाहे सरकार बिहार के अंदर किसी की बने किसी की नहीं बने, लेकिन जातिगत जनगणना हो करके हर जाति को उसकी संख्या के अनुपात में शासन, प्रशासन, जुडिशरी और बाहर जो देशों में राजदूत जाते हैं, जो भी हमारे कारपोरेशन और बोर्ड हैं, उन सब जगह आपकी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी। भले आप बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के एंगल से ट्रीट करें, भले आप जाति के हिसाब से ट्रीट करें, लेकिन आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के सामने अपने मुखारबिंद से इस बात को कि लोग जुमला ही ना समझें, क्योंकि पीछे जितनी बातें कही गई वो सिर्फ जुमले निकले हैं। अभी हम आपसे विनती करते हैं कि आपने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। अगर आप इसको साबित कर देंगे तो आपका जीना और इस देश के ऊपर शासन करना सार्थक हो जाएगा। अगर आप वाकई ओबीसी हैं तो इनके साथ इंसाफ कर दें। तो सैनी साहब, ज्योतिबा फुले मूवी रिलीज हो चुकी है और उसका विरोध भी निरंतर आप देख रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? यानी कि जिस ज्योतिबा फुले ने शिक्षा का अधिकार दिलवाया, तमाम वो चीजें करी, अंधविश्वास के खिलाफ डंका पिटा, आप भी मनुवादी उसके विरोध करते हैं, तो क्या कहेंगे आप? यही तो वो भेदभाव है जिसका जिक्र मैंने पहले हजारों सालों से मनुवाद को, मनु संस्कृति को, जिस प्रकार से निचले तबके का शोषण हुआ, इस देश की अगर बदनसीबी है, इस देश का पिछड़ापन है, इस देश की कमजोरी, बार बार इस देश के ऊपर बाहर के आक्रांताओं का आक्रमण, सिर्फ एक मनुस्मृति ही मूल कारण है कि निचले लोगों को पता कुछ नहीं, उनको ना शिक्षा दी गई, ना उनको लड़ना सिखाया गया, ना उनको किसी पर, वो तो सिर्फ मानसिक रूप में मतलब एक किस्म से मनोरोगी पैदा कर दिए गए। और जो लोग इतने देवी देवताओं के मतलब 33 कोटि या 33 करोड़ देवी देवताओं के देश में, वो ना तो कहीं मोहम्मद गौरी को रोक सके, ना मोहम्मद गजनवी को रोक सके, ना मीर कासिम को रोक सके, ना चंगेज खां को रोक सके, ना तैमूर लंग को रोक सके, ना इब्राहिम लोधी और बाबर को रोक सके, ना अंग्रेजों को रोक सके, ना हुनों डचों को रोक सके। किसी भी देवी देवता ने जो लिखा कि जब जब धरती पे अधर्म होगा तो ये देवी देवता भगवान आएंगे, यहाँ हमें बचाने के लिए कोई नहीं आया। सब इसमें यहाँ के सारे मंदिरों को फाड़ करके जो मोहम्मद गौरी गजनवी ले गए। ये भी कहा जाता है कि देवी देवता है जो किसी के रूप में आते हैं, किसी इंसानी रूप में आते हैं और वो अपना जलवा दिखाते हैं, वो अपनी शक्ति। यहाँ तो कोई देवी देवता पत्थर में जो प्राण डालने वाले थे, जो अंधविश्वास था, उसे मिटाने के लिए सावित्रीबाई फूले को पढ़ा करके ज्योतिबा फूले ने अपनी ये संकल्प लिया कि मेरे समाज की अगर कोई मानसिक हीनता है, कमजोरी है, वो अशिक्षा है। उसने अपने घरवाली को पढ़ा करके जब नारी जाति को, चाहे वो ब्राह्मण या अपर कास्टों की थी या शूद्र समाज की थी, किसी को भी पढ़ने का जब अधिकार नहीं था, उस अधिकार को दोबारा से ये लोग प्राप्त करें, लेकिन जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक कैसे संभव होगा। इस पर ज्योतिबा फूले ने समाज की कुरीतियों, विधवा विवाह दोबारा करना, जो उनकी बाल कटिंग थी वो ना करना, और किसी प्रकार का भी व्यवस्था में जो सती प्रथा थी या बाल विवाह था, उन सब कुरीतियों को ज्योतिबा फूले ने उजागर किया।
उन्हीं बातों को जो लोग पेश करते थे, जो थोपते थे, उनको थोड़ा सा इस बात की पीड़ा आज जरूर है कि हमारे कपड़े ये उतरवा देगी पिक्चर, और कहीं ना कहीं समाज के अंदर हमारा जो चेहरा बेनकाब होगा, इस वजह से वो इसका विरोध कर रहे हैं। सैनी साहब, चेहरा बेनकाब होगा, राजकुमार सैनी इस मूवी के लिए क्या कुछ करेंगे कि लोग इसको देखें? देखिए, मैं सभी भाइयों से अपील करना चाहूंगा, वैसे हरियाणा पंजाब में तो अभी सुबह गुड़गांव के कहीं लगी नहीं है, मैंने पता करवाया कई जगह, क्यों नहीं लोग लगा रहे, क्यों नहीं थिएटर वाले इस चीज का डिसीजन ले पा रहे हैं। एक जाट मूवी जो कि एक जातिवादी मूवी थी, उसको प्रमोट किया गया, लेकिन ये एक वास्तविकता दिखा रही है, वो एक प्रोपेगेंडा फिल्म है और ये वास्तविकता है, इसको दिखा नहीं रहे हैं। समाज के अंदर अपर कास्टों के लोग नहीं चाहते कि नीचे अवेयरनेस आए। हकीकत सिर्फ ये है, ये गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। और महात्मा ज्योतिबा फुले की विचारधारा के ऊपर भीमराव अंबेडकर जी ने, बाबा साहब ने संविधान लिखा, सभी के हक और अधिकार बराबर किए। इसी बात को ये लोग दबाए रखना चाहते हैं। सैनी साहब क्या करेंगे इसमें? मैं सभी भाइयों से अपील करते हुए, अब मूवी रिलीज हो चुकी है, पता नहीं कितनी कट करने के बाद जो है ना रिलीज हुई होगी, वो बताया जा रहा है कि वो जो सीन थे वो डिलीट किए गए हैं, इससे कि जो मतलब उस मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ थे, या खिलाफ नहीं कहूंगा, जो उजागर करते थे उन दृश्यों को जो समाज के साथ होता रहा है। तो हम अगर इसमें कहीं जो कमी बेसी आए लोगों के तक पहुंचने में, तो हम भाइयों से कहेंगे कि YouTube पर हम उसको डाल लेंगे और राजकुमार के चैनल पर भी आप फूले मूवी को देख सकेंगे। अगर कहीं कुरुक्षेत्र या फिर आसपास कहीं मूवी लगती है तो? हाँ, मूवी लगती है तो मैं पूरी टीम के साथ, मैं पूरी टीम के साथ इस मूवी को देखने के लिए जाऊंगा, और सभी को ये भी विनती करूंगा कि थिएटर वाले से, भाई अगर आप एक या दो जो मतलब अपने उसमें वो शो हैं, एक दो शो आप फ्री करके दिखाएं ताकि हम लोग आपको याद रखें। तो सैनी साहब, अंतिम सवाल मेरा, हमने जातिगत जनगणना के साथ ज्योतिबा फुले के ऊपर अभी चर्चा की है, पहलगाम के ऊपर जिस तरीके से हादसा हुआ है, और हम देख रहे थे शुरू से कि बड़ा एक्शन लिया जाएगा, चैनलों पर तो हमने देखा इस कदर तक चलाया कि मानो अभी भारत और पाकिस्तान का बड़ा युद्ध हो गया है, लेकिन ये मामला बस पानी तक या फिर दूसरे मुद्दों तक रोक दिया गया। आप कैसे देखते हैं इन चीजों? शायद जातिगत जनगणना का मुद्दा भी इसी एंगल से स्टार्ट किया गया हो, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि पूरे देश के अंदर इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा आक्रोश है, और हम सब चाहते हैं कि उन लोगों को इस बात का उनको औकात दिखाई जाए, और जो लोग पर इसमें निर्दोष लोग भी मारे ना जाएं, जो लोग दोषी हैं उनको उकसाने वाले लोग या उनको उकसाने वाली सरकार के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया जाए। लेकिन मैं रात एक कवि मुशायरा देख रहा था, उसमें देखा कि जो कवि था वो बोल रहा है कि सीमाओं पे बहुत तनाव है, कहीं चुनाव हो रहे हैं, कि सीमाओं पे बहुत ज्यादा तनाव है, कि देखना किसी प्रदेश में कोई चुनाव है, कि देखना कहीं कोई किसी प्रदेश में क्या चुनाव है। ये कहीं उस एंगल से भी लोग ट्रीट करके देख रहे हैं कि पुलवामा से पहले भी लोगों को इस बात का बहुत अंदेशा हुआ, जिसमें अभी तक कोई पता नहीं लगा कि वो RDX कैसे आया। वो 40 जवान जो हवाई सेवा मांग रहे थे उनको क्यों नहीं दी गई। जो उपराष्ट्रपति था वो कह रहा था कि इनके लिए ये सुविधा, और ये हाँ राज्यपाल जो था वो कह रहा था कि इनको ऐसे ना भेजा जाए। लेकिन उन सब बातों को अनदेखा करके उसको किस प्रकार उन 40 परिवारों को आज की इस
दुर्घटना का, इस मतलब जो हत्याकांड का मतलब शिकार होना पड़ा। जो अभी पुलवामा का भूला भी नहीं था सवाल, जो पहलगाम में हुआ। पुलवामा से पहले उरी हमला है, पठानकोट हमला हाँ, है, वैसे तो बहुत सारे हमले हैं, उरी है, पठानकोट है, और मतलब जो है ना कश्मीर का अमरनाथ यात्रा पे है, वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये हैं भी सारे बीजेपी के राज के। लेकिन मेरा इतना भर कहना है कि आज भी सवाल लोग यही कर रहे हैं, हर चैनल के ऊपर एक बड़ा सवाल लोग यही रख रहे हैं कि वो 400 किलोमीटर दूर कैसे पहुंच गए। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि देखना भाई ये लोग कहां से आते हैं, ये अम्युनिशन, ये मतलब आरडीएक्स, ये बाहर के देशों से कैसे आता है, सीमाएं इस सरकार के अधीन हैं, और यहाँ पर जो है ना पैरामिलिट्री फोर्स है, मिलिट्री है, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, और न जाने कितनी एजेंसियां ये जो है ये कैसे जो घुसपैठिए अंदर आते हैं। आज प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए ये कैसे अंदर आए, और ये कैसे मतलब जो है ना इस प्रकार का हमला करके चले गए। हालांकि कोई लोगों के, क्योंकि मैंने अभी तक किसी ये सवाल किसी टेररिस्ट को जाति धर्म पूछ करके कोई वीडियो अभी तक सामने आया नहीं जिस वीडियो में वो धर्म पूछ रहा हो। लेकिन वहां जो लोग थे मौजूद उन्होंने कहा है सर। हाँ चलो, अब उन्होंने कहा तो मतलब जो है ना वो कहने के लिए तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, और कहने वाले भी वो चीजें पहले कह देते हैं जो चीजें कहने की भी नहीं होती, और कहने वाले तो लोग कह रहे हैं कि उसे उसी टाइम उससे अगले दिन रैली ही की क्या जरूरत थी, बिहार में रैली की ही क्या जरूरत थी। लेकिन हम सिर्फ इतना कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी आपने बहुत सारी बातें कह रखी हैं, पिछले वीडियो जो आपके जितने भी लोगों ने चला रखे हैं उन पे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये लोग कैसे आए, कहां से आए। वहां मिलिट्री चप्पे चप्पे पर मिलिट्री है, उसको सिक्योरिटी बेशक स्टेट सरकार की भी जिम्मेवारी है, लेकिन केंद्र सरकार जब वो सारा टेररिज्म का शिकार है एरिया, तो वहां पर अपनी सिक्योरिटी के क्या इंतजाम थे, क्यों नहीं थे। ये सारे सवाल लोगों को शंकाओं के घेरे में ले जा रहे हैं। हम इतना करना चाहते हैं कि बाकी तो जो होगा सो होगा। अब आपने तीनों जल, थल और सेना अध्यक्षों से भी बात कर ली है। अब आप मतलब जो है ना उसके लिए इसमें किसी प्रकार का विलंब ना करते हुए एक बार सैन्य कार्रवाई से इन लोगों को सबक जरूर सिखाया जाए, उस सरकार को भी सबक सिखाया जाए जो इनके पीछे खड़ी होकर के जिम्मेवारियां ले रही है। और मैं इतना ही कहूंगा, हम देश के साथ हैं, उन लोगों के साथ हैं जिनके परिवारों के साथ ये घटना घटी है, उनके प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। हमारे लिए किसी प्रकार का भी कोई सरकार अगर उनके सहयोग के लिए कुछ हमारे से मतलब जो है ना, अगर सरकार जनता से कुछ मतलब जो रिलीफ फंड इकट्ठा करेगी तो हम उसमें भी कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं। सैनी साहब, जो पहलगाम में अभी मैं एक सौमित्र राय पत्रकार है वो लिख रहे हैं कि एक अधिकारी मनाली के अंदर करोड़ों रुपए की जमीन खरीद रहा है जो कि कश्मीर में तैनात है। इस वक्त जमीन खरीदना जब ये हादसा होता है, देखिए मैं जो कुलदीप भाई, मैं आपके सामने बात भी जरूर कहूंगा कि जो करोड़ों करोड़ों रुपए की जमीन ना उसने खरीदी, उससे पहले एक फौजी सेक्टर उरी में, पता नहीं कौन से सेक्टर की बात कर रहा था, मेरे पूरा ध्यान नहीं आ रहा, कि वो कह रहा है कि एक बिस्ट पता नहीं बिस्ट नाम का एक ऑफिसर है, वो उसके प्रति जो है ना शंकाएं जाहिर कर रहा है कि उसने इतने लोग हटा दिए, साइड कर दिए, उन लोगों को वो जो एंटर कराता है, जो यहाँ टेररिज्म फैलाते हैं। और वो शायद उसी अफसर के मतलब होगा कि जो अफसर जमीन खरीद रहा है, जिसने बंबई में भी न दिल्ली में भी घर ले रखे हैं और न जाने कहां कहां घर ले रखे हैं।
अब ये बात तो सुनी सुनाई, मैं जब तक तथ्यों पर आधारित बात आएगी मैं तभी बात कह सकूंगा, लेकिन इतने मैं जरूर कहूंगा कि ये सारी हमारी सीबीआई है, ईडी है, या मतलब एनफोर्समेंट है, ये जितने भी मतलब डिपार्टमेंट हैं इस काम के लिए, उन लोगों को तुरंत उस व्यक्ति के प्रति छानबीन स्टार्ट कर देनी चाहिए जिसके ऊपर कुछ लोगों ने सवाल उठाए। धन्यवाद सैनी साहब। तो सैनी साहब को अपने जातिगत जनगणना से लेकर ज्योतिबा फुले और पहलगाम का जो सच है, यानी कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग, देश की जनता जो जवाब चाहती थी लेकिन जवाब नहीं मिला, तो तमाम हमारे जो सवाल थे, जो शंकाएं थी, वो राजकुमार सैनी ने अपने जवाबों के साथ कुछ हल भी किए हैं। तो आप अपनी राय जरूर रखिएगा कि जो सैनी साहब ने जातिगत जनगणना के साथ दूसरे मुद्दों पर जो बात रखी है उसमें क्या कहेंगे। तो अब तक इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।